हेलो बच्चों। All right, welcome back, guys. Welcome to your platform of Physics Wala, and this is your very own pace batch. And I am yours truly, Tina Chopra, your zoology mentor. So, how are you guys? There was a break of 2 days, and I'm so sure that you have utilized this time in covering up your backlog. बहुत सारे students का message आ रहा था comment section में कि मैम कुछ break दो ताकि हम backlog cover कर पाएं. So I hope you must have utilized this time. And guys, we have completed 3 chapters. Are you feeling that energy? Are you feeling that confidence? And in the previous lecture, we had rock and roll with NCERT. And I know you loved that session. And we will be continuing with that session, seeing your enthusiasm for that. Thank you so much. And we'll keep bringing such new, interesting schemes for you. And I have brought another surprise for you in the end of the lecture. So yes, let's start with new chapter with a new interesting thing. All right. So guys, we are going to start with 4th chapter of human physiology, and that is locomotion and movement. In this chapter, we are going to discuss two things. इसमें हम 2 बातें करने वाले हैं, एक आपका मस्कुलर सिस्टम और एक आपका स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स की जरूरत है हमें ओवरऑल मूवमेंट जनरेट करने के लिए, राइट? चलिए, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पहले तो वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं. एज यूजुअल हर चैप्टर की शुरुआत में हम उस चैप्टर का मतलब समझते हैं. तो आई नो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि लोकोमोशन और मूवमेंट इन 2 टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है. सो लोकोमोशन का मतलब है जब हम पूरा स्टेज कवर करके डांस कर रहे होते हैं और किसी और को नाचने नहीं देते, राइट? और मूवमेंट का मतलब है मेरी तरह एक स्टेप एक ही जगह पर अड़के खड़े हो जाओ और वहीं पे सारे स्टेप्स करते रहो. तो जब आप डिस्टेंस कवर करते हो दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, और अगर आप एक ही जगह पे खड़े होकर डांस कर रहे हो दैट इज मूवमेंट. Clear? That is not actually dance. That is just moving yourself. Clear? Real dance involves locomotion. Clear? चलिए, so आगे स्टार्ट करते हैं. अब देखो मूवमेंट्स जो हैं, कई तरह की मूवमेंट्स होती हैं. आपकी आई लैशेस की मूवमेंट, आपकी आईलिड्स की मूवमेंट, टंग मूवमेंट, मेरी इतनी सारी हैंड मूवमेंट्स, राइट? आपके बोलते समय लिप्स की मूवमेंट्स. इनफैक्ट जो पिछले चैप्टर्स पढ़ चुके हो उसमें आपने WBCs की मूवमेंट्स देखी थी कि दे स्क्वीज आउट ऑफ द कैपिलरीज. क्या बोलते हैं उसे? डायापिडासिस, राइट? इसी तरह से स्पर्म्स की मूवमेंट्स होती हैं, राइट? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दैट आर सीन. तो देखते हैं कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, यहीं पे देख लेते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिट होती हैं. नाउ सी, हमारे अंदर एक मस्कुलर मूवमेंट है. ऑफ कोर्स मस्कुलर मूवमेंट्स, ये मस्कुलर मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय द मसल्स इटसेल्फ. क्लियर? सो मसल्स शो करते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स. देन और WBCs की बात की थी, तो WBCs कैपिलरीज में से निकलने के लिए क्या करते हैं? दे स्क्वीज आउट. अमीबा की तरह किसी भी तरह से टेढ़े मेढ़े होकर निकलेंगे, राइट? तो अमीबा की तरह जो मूवमेंट शो करते हैं वी कॉल इट अमीबॉइड मूवमेंट. तो हमारी बॉडी के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट कौन शो करता है? दैट इज शोन बाय WBCs, राइट? देन टॉकिंग अबाउट स्पर्म्स, स्पर्म्स हैव अ टेल, फ्लैजिला. तो उनकी जो टेल है दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्लैजिला. सो वी कॉल दैट मूवमेंट एज फ्लैजुलर मूवमेंट. वी कॉल दैट फ्लैजुलर मूवमेंट एंड इट इज शोन बाय स्पर्म्स इन आवर बॉडी. क्लियर? एंड देन वी हैव सीलिएटेड मूवमेंट और सीलियरी मूवमेंट. तो सीलियरी मूवमेंट जैसे कि पैरामीशियम शो करता है, लेकिन हमारे अंदर सीलियरी मूवमेंट कौन शो करेगा? सीलिया, राइट? वी हैव सीलिएटेड एपिथीलियम. वो सीलिएटेड एपिथीलियम जैसे ट्रेकिया में आपके लाइनिंग्स में सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है टू पुश द इन्फेक्टेड म्यूकस आउटसाइड, राइट? तो सीलिया प्रेजेंट है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. इसी तरह से जब हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल्स के केस में जैसे फिलोपियन ट्यूब्स है, तो फिलोपियन ट्यूब्स में जो ओवा है वो यूट्रस की तरफ कौन पुश करता है? सीलिया इज देयर. इसके अलावा आपकी फिलोपियन ट्यूब्स भी पेरिस्टाल्सिस शो करती है. आई एम श्योर आपने पेरिस्टाल्सिस नाम सुना होगा 10th में, डाइजेशन में, इसोफेगस में, राइट? तो वैसा ही पेरिस्टाल्सिस जो है वो फिलोपियन ट्यूब्स में भी चलता है, बट वी विल कम ऑन टू दैट लेटर. तो वहां पे सीलियरी मूवमेंट भी है जो कि ओवम की मूवमेंट करवाएगा, ओवा को मूव करवाएगा टू द यूट्रस. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स सीन इन आवर बॉडी.
But in this chapter, we are going to concentrate on the muscular movement, which is shown by muscles. अब हमारे केस में सिर्फ मसल्स ही मूवमेंट में हेल्प नहीं करती. देखो मसल्स तो मोलस्का के पास भी है, राइट? स्नेल की बॉडी भी बेसिकली मसल्स की बनी हुई है, लेकिन कहावत क्या है? एज स्लो एज स्नेल. तो मसल होने के बावजूद भी वो उतना फास्ट नहीं एक्टिवली मूव नहीं कर सकता जितना हम करते हैं, बिकॉज मसल्स के साथ साथ हमारे पास प्रेजेंट है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स. प्रॉब्लम ये है लेकिन वो बोन्स अपने आप मूव नहीं करती. ये लाइन मैंने पहले भी यूज की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, राइट? आई टोल्ड यू कि जब आपके लंग्स मूव करते हैं तो लंग्स के आसपास मसल्स नहीं है. लंग्स आर जस्ट स्पॉन्जी बैग्स इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो लंग्स के आसपास रिब्स प्रेजेंट है जो उनकी मूवमेंट करवा रही है, डायाफ्राम मूवमेंट करवा रहा है. सो रिब्स को अपने आप, रिब्स भी अपने आप मूव नहीं करने वाली. रिब्स की मूवमेंट कौन करवाते थे? लेट मी नो. कौन सी मसल्स थी जो रिब्स की मूवमेंट करवाती थी? यूएफओ, रिमेंबर? ठीक है, तो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी मसल्स हैं रिब्स के बीच में जो मूवमेंट करवाती है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वी नीड मसल्स एज वेल एज बोन्स, ताकि जितनी हमारी फास्ट मूवमेंट होती है वो हो सके. क्लियर? एंड लोकोमोशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस. सो क्लियर विद दैट? चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के साथ with 3 different types of muscles. Clear? So this chapter has basically 2 parts as I've told you. एक इसमें हम पढ़ने वाले हैं muscular system जो आज हम शुरू कर रहे हैं, and second part में हम start करेंगे skeletal system, that will be about your bones. Clear? चलिए तो start करते हैं muscular system with 3 different types of muscles. I know आपने बचपन में ये पढ़ी हुई है. So 3 different types of muscles are, all right, 3 different types of muscles are, number 1 we have voluntary muscles, right? Then involuntary muscles, नाम सुने हुए हैं सब, ठीक है? And third we have heart की muscles known as cardiac muscles. Clear? These are the 3 different types of muscles present in our body. Clear? All right. अब voluntary muscles क्योंकि आपके कंट्रोल में है, आप जितनी मूवमेंट्स अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये सारी मूवमेंट्स, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द वॉलंटरी मसल्स. अब वॉलंटरी मसल्स जो हैं ये आपकी बोन्स के साथ अटैच्ड रहती हैं, इसलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलेंगे. स्केलेटल सुनते ही क्या याद आता है? बोन्स. तो क्योंकि ये मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड हैं, वी कॉल देम स्केलेटल मसल्स. हम आज इनका स्ट्रक्चर करेंगे डिटेल में, तो वील सी दे हैव स्ट्राइशंस ऑन देम. ठीक है, जिसकी वजह से इनका एक और नामकरण कर दिया गया, दैट इज स्ट्राइटेड मसल्स. क्लियर? सो ऑल द नेम्स फॉर द सेम मसल, ठीक है, वॉलंटरी है, स्केलेटल है और स्ट्राइटेड है. Coming on to the second type, that is involuntary. Involuntary, they are not under your control. अब खाना आपके बस में जरूर है, लेकिन स्टमक की एक्टिविटी इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, राइट? तो स्टमक की जो मूवमेंट्स हैं वो सारी इनवॉलंटरी मसल्स की वजह से क्रिएट होती हैं. तो क्योंकि दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, वी कॉल देम इनवॉलंटरी. देन क्योंकि ये सारी मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको हम विसरल मसल्स भी बोल सकते हैं. क्लियर? विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स. thirdly they are non-striated. इनके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होंगी. आज जब हम इनका डिटेल देखेंगे तो वील सी कि स्ट्राइशंस क्यों बनती हैं वॉलंटरी के अंदर और इनवॉलंटरी के अंदर क्यों नहीं बनेंगी. ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्राइटेड, यू कैन कॉल इट एनीथिंग. इज इट क्लियर? दीज आर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. कमिंग ऑन टू कार्डियक मसल, नाम से पता लग रहा है कार्डियक मसल का मतलब कि ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी. दिस इज द ओनली वन प्लेस वेयर कार्डियक मसल्स आर फाउंड. क्लियर? अब देखो वॉलंटरी का नाम पता लग रहा है कि ये आपके कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी आपके कंट्रोल में नहीं है. अब जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी इनवॉलंटरी होती हैं, बिल्कुल नॉट अंडर योर कंट्रोल, राइट? तो फंक्शन इनका इनवॉलंटरी जैसा है, दे फंक्शन लाइक इनवॉलंटरी. लेकिन इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो देयर स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द वॉलंटरी मसल्स. फंक्शन लाइक इनवॉलंटरी बट स्ट्रक्चर लाइक वॉलंटरी मसल्स. इज दैट क्लियर? सो ये दोनों का इंटरमीडिएट हो जाती हैं. हमने गाइस मेन स्ट्रक्चर करना है वॉलंटरी मसल्स का, और बाकी दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो इन कंपैरिजन टू द वॉलंटरी मसल स्टडी करेंगे. क्लियर? जो डिटेल में हमने जो सिलेबस के हिसाब से डिटेल में हमने करना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वॉलंटरी मसल. तो ऑल सेट फॉर इट? चलिए लेट्स गेट ऑन टू इट. सो स्ट्रक्चर ऑफ वॉलंटरी मसल. अब
जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है उसको समझने से पहले मैं एक दूसरे व्यू से तुम्हें समझा रही हूँ, एंड देन आई विल बी कमिंग ऑन टू द एनसीईआरटी वाला डायग्राम. क्लियर? वी विल कंटिन्यू विद दैट रॉक एंड रोल विद एनसीईआरटी. नाउ सी, ये आपकी मसल है. तो जब मैं साइड से मसल को ऑब्जर्व करती हूँ, उसको बीच में से कट करूं, ठीक है, तो मुझे मसल कुछ इस तरह से नजर आएगी. क्लियर? नाउ लेट्स एनलार्ज इट एंड सी कि ये मसल कैसी दिखाई देती है. देखो, सो दिस मसल लुक्स लाइक दिस, राइट? दिस इज योर मसल. अब मसल के अंदर तुम्हें मिलती हैं बहुत सारी बंडल्स. मसल के अंदर क्या मिलेंगे? बहुत सारे ऐसे सिलिंड्रिकल बंडल्स. इन बंडल्स को हम फैसिकुलस भी बोल सकते हैं. ठीक है? सो दिस आउटर येलो थिंग, दिस रिप्रेजेंट्स योर मसल, और मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये मसल बंडल्स. बंडल्स विल ऑल्सो बी नोन एज fasciculus. Plural will be fasciculi. Clear? They are cylindrical. अब इन मस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके मसल फाइबर्स. क्या प्रेजेंट होंगे? मसल फाइबर्स. दीज आर मसल फाइबर्स. इज इट क्लियर? सो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? मसल. मसल के बाहर अंदर मसल बंडल्स, एंड मसल बंडल्स के अंदर प्रेजेंट हैं मसल फाइबर्स. ठीक है? अब जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने हर एक ऑर्गन के आसपास कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग की थी. मसल इज ऑल्सो एन ऑर्गन, इसके आसपास भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी. सो लेट्स सी द प्रोटेक्टिव कवरिंग हियर. ऑल राइट. तो मसल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, ठीक है, दिस कवरिंग इज नोन एज एपीमाइसियम. वी कॉल इट एपीमाइसियम. और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी है. सीटी स्टैंड्स फॉर कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर? अब इसी तरह से बंडल के आसपास भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है. तो बंडल के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, इन बंडल्स के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दिस इज नोन एज पेरीमाइसियम, अगेन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो तुम्हें ये याद रखना है कि किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है. मसल की प्रोटेक्टिव कवरिंग एपी, बाहर. एपी मीन्स बाहर, ऊपर, राइट? तो सबसे ऊपर एपी, फिर बीच में पेरीमाइसियम, और जो आपका मसल फाइबर है, मसल फाइबर के आसपास जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज एंडोमाइसियम. दिस इज नोन एज एंडोमाइसियम. इज इट क्लियर? तो देखो, हायरार्की भी साथ में याद रखनी है. मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? बंडल्स, और बंडल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके फाइबर्स. क्लियर? नाउ ये जो फाइबर्स हैं, दे रिप्रेजेंट द सेल ऑफ द मसल. स्केलेटल मसल का जो सेल है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? मसल फाइबर. सो लेट्स सी हाउ डज द सेल लुक लाइक. क्लियर? सो मसल फाइबर इज इक्विवेलेंट टू मसल सेल. सो अब इस मसल सेल की, स्केलेटल मसल के सेल की हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. क्लियर? सो दिस सेल इज फाइबर. नाउ सी, दिस सेल इज सिलिंड्रिकल इन शेप. नंबर 1, इट इज सिलिंड्रिकल. और अगर सेल है तो इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं वो सारी सेल वाली होगी. जैसे सेल की मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, राइट? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है? तो वही टर्म्स हमने लगभग सेम यहीं पे यूज करनी है. फर्क ये रहेगा कि क्योंकि ये मसल फाइबर से रिलेटेड है, तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट हम उन टर्म्स के आगे सार्को वर्ड यूज कर देंगे. क्लियर? नाउ सी, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी नोन एज सार्कोलेमा. लेमा मीन्स मेम्ब्रेन. सो सार्कोलेमा represents the plasma membrane. PM is plasma membrane of muscle fiber. क्लियर? जो यहाँ का साइटोप्लाज्म होगा, the cytoplasm will be known as sarcoplasm. This is the cytoplasm. क्लियर? जो यहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे यहाँ पे. MT is mitochondria, lots of mitochondria, because you know it requires lots of energy for the movement, right? So mitochondria will be known as sarcosome. तो सार्को वर्ड जो है ये हम यूज करते हैं मसल फाइबर के कनेक्शन में. इज इट क्लियर? चलो, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा. देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से प्रेजेंट है. दिस इज smooth endoplasmic reticulum, means no ribosomes are attached to it. Clear? So this
SCR, smooth endoplasmic reticulum, is known as sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum. Is it clear? And the fact is कि इनका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम है. तो देखो, कैल्शियम बोन्स को तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है ही. कैल्शियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल कंट्रैक्शन. ठीक है. और हमने कैल्शियम का रोल कहाँ देखा था? ब्लड क्लॉटिंग में, राइट? तो ये 3 फंक्शंस तो हमें अब कैल्शियम के बहुत क्लियर हो गए. तो कैल्शियम हमें बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेना है. ठीक है. टीथ उसके साथ ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे. देन मसल कॉन्ट्रैक्शन भी प्रॉपर करने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, एंड ऑल्सो फॉर द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज जोश में आके कैल्शियम खाना शुरू कर दो, बिकॉज एक्सेसिव ऑफ कैल्शियम कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन एज वेल. तो हर चीज का मॉडरेशन, बैलेंस इज सुपर्ब. चलो, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बहुत सारा कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम. इज इट क्लियर? चलो, अब सार्कोलेमा के अंदर तुम यहां देख रहे हो कि सार्कोलेमा जो है वो कुछ कुछ जगह पे अंदर इनवेजिनेट कर रही है, राइट? ये इनवेजिनेशंस हो रही हैं सार्कोलेमा की. ये जो इनवेजिनेशंस है सार्कोलेमा की, इनको हम बोल देते हैं, वी कॉल देम टी ट्यूब्यूल्स. टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स. वी कॉल देम टी और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स. ठीक है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे. और ये कैसे बने हैं? बाय द इनवेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा. क्यों बने हैं अभी समझ में आएगा, लेकिन इतना क्लियर हो रहा है कि ये कैसे हुए हैं. सार्कोलेमा अंदर की तरफ चला गया. और अब देखो, 2 टी ट्यूब्यूल्स के बीच में, ये भी टी ट्यूब्यूल है, ये भी टी ट्यूब्यूल है, 2 टी ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट? कैन यू सी इट हियर? ठीक है. तो इनकी एक तिगड़ी बनती है, इनका एक पोर्ट ट्रायड बनता है. क्या बनता है? ट्रायड, तिगड़ी बनती है. ठीक है. इनफैक्ट ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों तरफ से टी ट्यूब्यूल्स के साथ ऐसे कनेक्टेड रहता है. तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों. इतना क्लियर है? सो इनकी एक तिगड़ी बन गई है, 2 टी ट्यूब्यूल्स और बीच में एक SCR. क्लियर है? चलो, अब ये जो फाइबर है, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, और न्यूक्लियस जो है बाहर की तरफ है, बाउंड्री की तरफ होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है. क्लियर? तो देखो, अभी तक हमने कौन कौन से इसके फीचर्स किए. नंबर 1 फीचर, कैसी शेप है? सिलिंड्रिकल है. और हमने देखा था कि ये सारे मिलके, देखो पिछले डायग्राम में, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? बंडल बना रहे हैं. ठीक है. सो दे अकर इन बंडल्स, राइट? न्यूक्लियस कितने हैं? बहुत सारे. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है. और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए टर्म यूज होती है सिनसिटियम. आपने बॉटनी में भी सुना होगा, सिनसिटियम. इज इट क्लियर? सो इट इज अ सिनसिटियम. और न्यूक्लियस कहाँ पे है? पेरीफेरी की तरफ, पेरीफेरल न्यूक्लियस, बाउंड्री की तरफ, पेरीफेरल न्यूक्लियस. इज इट क्लियर? एंड इस फाइबर की आगे कोई ब्रांचिंग नहीं होती कि यहां से एक और फाइबर निकल रहा है. इट इज अनब्रांच्ड. नाउ दिस इज एज वेल अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर. अनब्रांच्ड होता है. इज दैट क्लियर? चलो, अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म नोन एज सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी नोन एज सार्कोसोम, एंड वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें बहुत सारा कैल्शियम है. क्लियर? और अब जो मैसेज आना है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मैसेज कौन लेके आएगा? न्यूरॉन. ठीक है. तो वो न्यूरॉन मैसेज यहां पे लेके आता है. देखो, न्यूरॉन मैसेज ऐसे लेके आता है. सो ये न्यूरॉन है, ये उसकी एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, राइट? सो दिस इज योर न्यूरॉन एंड दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स, राइट? जहां पे कि साइनेप्टिक वेसिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर को लेके आने वाले वेसिकल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं. These are synaptic vesicles, right? These are axon terminals. Clear? So neuron और muscle fiber के बीच में ये जो close connection बना है, this close connection is known as neuromuscular junction. This is known as neuromuscular junction, or we call it motor end plate. Clear? तो मैसेज कहाँ आने वाला है? मोटर एंड प्लेट पे आने वाला है, इस जंक्शन पे आने वाला है. ठीक है. जैसे न्यूरॉन का मैसेज आएगा तो पढ़ेंगे कैसे आता है मैसेज. तो ये जो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर की न्यूरोट्रांसमीटर्स पैक्ड हैं, ये रिलीज कर देती हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर को इन दिस साइनैप्स. साइनैप्स का मतलब क्लोज जंक्शन.
क्लियर, इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस तरह से ये जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं, दिस न्यूरो ट्रांसमिटर इज कॉल्ड ACH, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कौन सा न्यूरो ट्रांसमिटर है? एसिटाइल कोलिन। तो ये एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज हो जाएगा और आपके सार्कोप्लाज्मिक सार्कोलेमा के ऊपर, ना सी, आपके सार्कोलेमा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इन एसिटाइल कोलिन को, इन न्यूरो ट्रांसमिटर्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो न्यूरॉन जितना मर्जी ऊपर से मैसेज ले आए, आपकी मसल इज नॉट गोइंग टू रिसीव द मैसेज, सो इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हम लास्ट में पढ़ेंगे एक डिजीज भी होती है जिसके अंदर ये ये जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन के, ये डीजनरेट कर जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या है वो चीजें, वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए, सो दीज आर ACH रिसेप्टर्स, दीज आर ACH रिसेप्टर्स। किसके ऊपर प्रेजेंट है? सार्कोलेमा के ऊपर। क्लियर? तो ये क्या रिसीव कर रहे हैं? एसिटाइल कोलिन रिसीव कर रहे हैं। लेट्स राइट इट हियर, इट इज एसिटाइल कोलिन। चलिए, I'll write it here, acetyl choline. ठीक है, this is the neurotransmitter, right? and इसकी एब्रीवेशन होती है ACH। इतना क्लियर हो गया? देखो, सो ये आपका फाइबर था। ठीक है, फाइबर के हमने सारे फीचर्स देख लिए। अब न्यूरॉन मैसेज यहाँ पे लेके आता है, क्लियर, और मैसेज किसकी फॉर्म में आएगा? इस न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में आएगा, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया जाएगा कहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या मोटर एंड प्लेट पे। और इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए सार्कोलेमा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब देखो, हमने यहां पे स्ट्रक्चर किया था। सो मसल के अंदर बंडल के अंदर फाइबर, और हमने फाइबर का स्ट्रक्चर कर लिया। फाइबर के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है, व्हाट डू वी कॉल इट? एंडोमाइसियम, राइट? तो अब यहां पे एंडोमाइसियम भी बनेगी। देखो, एंडोमाइसियम भी बना देते हैं। तो यहां पे देखो, ये दिस इज ऑल एंडोमाइसियम। ठीक है, आई एम नॉट ड्रॉइंग इट ऑन द अपर साइड क्योंकि वहां पे फिर वो, या चलो थोड़ा सा शो कर देते हैं। सो दिस इज ऑल एंडोमाइसियम, दिस इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। और इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इज दैट क्लियर? इस तरह से ये फाइबर आपका प्रेजेंट होता है और बहुत सारे फाइबर्स मिलके बंडल बना के रहेंगे। क्लियर? ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस डायग्राम वंस अगेन। सो वंस अगेन, मसल के अंदर बंडल्स के अंदर फाइबर्स। अब फाइबर्स के अंदर और चलते हैं। देखो, फाइबर्स के अंदर चले तो फाइबर्स के अंदर चलने पे हमें मिलेंगे अगेन कुछ cylindrical structures, and these cylindrical structures are known as myofibrils. Myo word is for muscle. ठीक है, myo word is for muscles. तो muscles की स्टडी को क्या कहेंगे? मायोलॉजी। क्या बोलेंगे? मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। क्लियर? अब जो आपका मस्कुलर टिश्यू है या जितनी भी मसल्स हैं, दे ऑल हैव मीजोडर्मल ओरिजिन। कैसा ओरिजिन है इनका? मीजोडर्मल। अब अगर आपको मीजोडर्म का नहीं पता है तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखो, जब हमारा पहला सेल बनता है ना, एग मीट स्पर्म एंड फॉर्म्स अ जाइगोट, और वो डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स बनाता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हो। तो एकदम से एम्ब्रियो इतने सारे डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं बनाएगा, पहले वो धीरे धीरे डिफरेंशिएट होता है। क्लियर? जैसे तुम्हें कोई एकदम से कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बनाएगा, तुम्हें पहले तुम्हारी धीरे धीरे डिफरेंशिएशन हो रही है। पहले तुमने मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल लिया, फिर तुम और आगे स्पेशलाइज करोगे। ऐसे सेल्स भी धीरे धीरे स्पेशलाइज करते हैं। तो सबसे पहले 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो ये मसल कौन से मसल टिश्यू जो है जितना भी, वो कौन से जर्म लेयर से डिराइव होगा? मीजोडर्म से। क्लियर? सो इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ सी, सो जो हमारा सी बंडल के अंदर फाइबर्स, और फाइबर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? वील हैव सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स नोन एज मायोफाइब्रिल्स। क्लियर? चलो अब आगे भी ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज योर मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होने वाले? ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। दीज आर मायोफाइब्रिल्स। क्लियर? अब इन मायोफाइब्रिल्स को और बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, अगेन ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है, सो वील मेक इट सिलिंड्रिकल। ठीक है, ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो वी सॉ कि इनके अंदर कुछ ऐसे जिगजैग
ऐसे ही कुछ लाइंस दिखी, ठीक है, इनके अंदर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए। और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने पे पता लगा कि ये प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। अब तो हमें बहुत कुछ पता लग चुका है, तो हम डायरेक्टली उस पर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें मायोफाइब्रिल के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? जैसे ये जो जिगजैग लाइंस हमें देखने को मिली, these zigzag lines are known as Z lines. But remember, Z does not mean zigzag. Z का मतलब है, Z एक जर्मन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है in the end of, ठीक है। So Z line, इसको क्रॉस मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं in the name of scientist, also known as क्रॉस मेम्ब्रेन। क्लियर? ये सारी टर्म्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी। क्लियर? पहले तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे और लास्ट में मैं करवाऊंगी एक क्विक रॉक एंड रोल। डन? चलिए, सो दीज आर जेड लाइन्स। ये सारी क्या है? जेड लाइन्स हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको इसके अंदर नजर आते हैं मायोफाइब्रिल के अंदर। क्लियर? सो दिस इज जेड लाइन, दिस इज अनदर जेड लाइन, दिस इज स्टिल अनदर एंड सो ऑन। और इसके अंदर तुम्हें फिलामेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, क्या नजर आएंगे? ये इस तरह से पतले पतले स्ट्रक्चर्स और ऐसे कुछ मोटे से स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दीज आर फिलामेंट्स। ठीक, क्योंकि मसल के फिलामेंट्स हैं तो वी कॉल देम मायोफिलामेंट्स। तो दीज आर मायोफिलामेंट्स। ठीक है, ये ब्लू वाले जो हैं ये मोटे हैं तो वी कॉल देम थिक मायोफिलामेंट्स, और जो येलो वाले हैं जो पतले से बनाए मैंने, दीज आर नोन एज थिन मायोफिलामेंट्स। क्लियर? तो फाइब्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फिलामेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स मिलके बनाएंगे आपका फाइब्रिल, और फाइब्रिल ने मिलके क्या बनाया है? आपका फाइबर, राइट, मसल फाइबर, और फाइबर ने मिलके क्या बनाया था? बंडल, और बंडल्स मिलके क्या बना देते हैं? आपकी मसल। तो हायरार्की क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलो, नाउ ये जो फिलामेंट्स हैं गाइस, इन फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आ सकता कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे, क्योंकि कोई भी जो मूवमेंट है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है। क्लियर? चलो, सो लेट्स गो इनटू द डिटेल, राइट। सो ये मायोफिलामेंट्स, लेट्स सी। देखो, ये मायोफिलामेंट्स दो तरह के मैंने आपको बताए। वन इज थिक मायोफिलामेंट्स, right, and the other one was the thin myofilaments. Now these myofilaments, they are made up of proteins. These myofilaments, they are made up of proteins, of different types of proteins. Clear? Let's see कि ये proteins हैं कौन से। So number one, ये जो आपका thick myofilament है, ये एक main protein का बना होता है, and that protein is known as myosin. The name of the protein is myosin. Is that clear? This is the name of a protein and it is a polymer. It is a polymerized protein. Clear? कल के लेक्चर में जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तब हम देखेंगे कि इस मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है। आज हमने मूवमेंट ओवरऑल कैसे होती है वो पढ़ना है। देखो, थिक मायोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन एंड थिन मायोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन्स। ठीक है, अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे एक प्रोटीन है तो ये थिक कैसे हो गया? क्योंकि आई टेल यू, ये जो मायोसिन है ये एक पॉलीमर है। ठीक है, और इसका जो मोनोमर होता है ना, उस मोनोमर का नाम है मीरोमायोसिन। इसका नाम है मीरोमायोसिन। तो ये मीरोमायोसिन के अराउंड 300 से 400 यूनिट्स मिलते हैं। 300 से 400 यूनिट्स जुड़ के बनाते हैं एक पॉलीमर, दैट इज मायोसिन। इज इट क्लियर? और फिर वो थिक फिलामेंट बन जाता है क्योंकि 300 से 400 यूनिट्स मिले हुए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो आपका थिक मायोफिलामेंट है, सॉरी थिन मायोफिलामेंट है, इसके अंदर इतने 300 से 400 यूनिट्स नहीं होते। ये दो फिलामेंट्स का जुड़ के बनता है एक थिन फिलामेंट। सो इसमें देखो 3 प्रोटीन्स हैं। नंबर 1 एंड द मेन प्रोटीन इज एक्टिन। इज इट क्लियर? एक्टिन। सेकेंड इज ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। एंड वी हैव द थर्ड प्रोटीन एज ट्रोपोनिन। क्लियर? इज दैट क्लियर? सो वी हैव 3 प्रोटीन्स, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एक्टिन के भी 2 फिलामेंट्स होने वाले हैं, और ये सारे पॉलीमर्स हैं, ये सारे पॉलीमराइज्ड प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इनके मोनोमर्स भी हम देखेंगे कल। नाउ सी, इनके भी 2 फिलामेंट्स हैं।
ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट्स हैं, क्लियर, और ट्रोपोनिन के भी 3 सब यूनिट्स होते हैं। सो कर करा के भी ये सारे के सारे मिलके भी इसको कंपीट नहीं कर पाते। इसके कितने यूनिट्स हैं? 300 से 400 यूनिट्स। सो अल्टीमेटली दिस मेक्स द थिकर मायोफिलामेंट एंड ये सारे मिलके भी क्या बनाते हैं? थिन मायोफिलामेंट्स। आज की क्लास के बाद तुम्हें ये प्रोटीन्स के नाम याद होने चाहिए। कल हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड वी विल सी हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आई विल बी यूजिंग लॉट्स ऑफ एनिमेशंस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। आज भी है टू एक्सप्लेन कि हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, सो वेट फॉर इट। इज दैट क्लियर? सो ये हो गए आपके फिलामेंट्स। सी, तो ये जो फिलामेंट्स थे आई हैव टोल्ड यू कि कौन कौन से प्रोटीन्स के बने हुए हैं। क्लियर? अब देखो, जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है बेसिकली, सो मसल इज लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है, इमेजिन कर लो कि जैसे देखो, सो एक ये बोन है लोअर आर्म की और एक अपर आर्म की। ठीक है, इसके बीच में एक स्प्रिंग प्रेजेंट है। ये एक स्प्रिंग है जो कि एक मसल है। मसल रिप्रेजेंट्स अ स्प्रिंग। ठीक है, तो अगर ये स्प्रिंग छोटा होगा तो ये बोन को इस तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो कोई भी जो मूवमेंट होनी है, मूवमेंट विल इन्वॉल्व द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सी, यहां इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग प्रेजेंट है, इस तरह से। ठीक है, सो जब ये स्प्रिंग छोटा होगा, तो ये स्प्रिंग छोटा हो रहा है तो ये क्या करेगा? इस बोन को इधर खींच लेगा। ये स्प्रिंग छोटा हो रहा है तो इसको इधर खींच रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मसल ने छोटा होना है। मूवमेंट के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी जरूरी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसल छोटी होगी। मसल छोटी होगी तो वो अपने साथ अटैच्ड बोन्स को मूव करेगी। आर यू गेटिंग दिस? अब जब दूसरी तरफ मूवमेंट होनी है तो दूसरी मूवमेंट के लिए वी हैव अनदर स्प्रिंग। क्लियर? तो जो नीचे की तरफ होगा तो वो नीचे वाला जो स्प्रिंग छोटा होगा तो वो उसको उधर खींच लेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट्स करने के लिए वी नीड ऑपोजिट मसल्स। सो मसल्स जनरली अकर इन पेयर्स, एंटागनिस्टिक, ऑपोजिट पेयर्स। डिफरेंट साइड पे मूवमेंट्स करने के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। इज दैट क्लियर? जैसे ऊपर की तरफ क्या होते हैं? बाइसेप्स, और डोले शोले जो बनाते हैं, राइट? तो बाइसेप्स, और नीचे की तरफ क्या होते हैं? ट्राइसेप्स। क्लियर? सो मसल्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ठीक है, चलो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। ठीक है, अब मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो बेसिकली यहां पे जनरेट होनी है। देखो, ये जो 2 जेड लाइन्स तुम्हें नजर आ रही हैं, ये 2 जो जेड लाइन्स तुम्हें नजर आ रही हैं, ये दिस इज 1 जेड लाइन, दिस इज अनदर जेड लाइन। ये 2 जेड लाइन्स के बीच का जो एरिया है गाइस, इसको हम बोल देते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। अब देखो, अगर ये एरिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारे के सारे सेंटर के एक सार्कोमियर के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सेंटर से मोटी होती है, तो सारे के सारे सार्कोमियर्स बीच में आ जाएंगे, एक सेंटर वाले की तरफ मूव करते हैं। तो ये जब छोटा होगा, सार्कोमियर्स छोटे होते जाएंगे, तो आपका फाइब्रिल छोटा हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिल छोटा होगा तो फाइब्रिल के छोटे होने पे फाइबर छोटा हो जाएगा। फाइबर छोटा होगा तो बंडल छोटा होगा। बंडल छोटी होगी तो मसल छोटी होगी। तो मसल एक स्प्रिंग है, जब ये स्प्रिंग छोटा होगा तो इस बोन को इधर खींच लेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स सी कि ये जो स्ट्रक्चर है, इतना सा जो स्ट्रक्चर है, ये सार्कोमियर है कैसा, और क्यों इसकी मूवमेंट होनी, कैसे मूवमेंट होनी है। क्यों तो हम कल देखेंगे, पर कैसी मूवमेंट होनी है। Is it clear? Now see, let's go into the structure of sarcomere. So उससे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अब तक हमने क्या किया है, तो ये मसल, राइट? सो मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल बंडल्स प्रेजेंट है, fasciculus, not the fiber, it is a muscle bundle or the fasciculus. Then we have muscle fiber, right? Fiber के अंदर myofibrils and fibrils के अंदर myofilaments. And these are the protective coverings. मसल के बाहर जो protective covering है, that is called epimysium, देन पेरीमाइसियम, एंड फाइबर के बाहर एंडोमाइसियम, और ये सारी कवरिंग्स कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है। क्लियर? एंड देन वी हैव दीज थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इज दैट क्लियर? चले, नाउ लेट्स गेट ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। और ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर, एक हायरार्की दिखाई गई है। देखो, हमारी मसल्स कौन सी, ये मसल्स कौन सी हैं? स्केलेटल मसल्स। व्हाई डू वी कॉल देम स्केलेटल मसल्स? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द बोन्स, दे आर अटैच टू द बोन्स। तो बोन के साथ इस मसल को अटैच करने के लिए बीच में क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? टेंडन। सो टेंडन का काम क्या होता है? इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल टू बोन। इज दैट क्लियर?
एंड देन वी नो दिस इज द मसल की प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिमाइसियम. उसके अंदर देखो बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे फैसिकल्स प्रेजेंट है, यानी बंडल्स प्रेजेंट है. दिस इज वन बंडल, राइट. और इस बंडल के अंदर ये बहुत सारे फाइबर्स दिखाए हुए हैं. दिस इज वन फाइबर. फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फाइब्रिल प्रेजेंट होगा, और ये उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स. इज इट क्लियर? चलिए लेट्स कम ऑन टू द मेन पार्ट, दैट इज सार्कोमियर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहां से एक्चुअली स्टोरी शुरू होती है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है. ठीक है, चलो अ पार्ट ऑफ इट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो वी हैव सीन दैट देयर आर टू Z लाइन्स, और दो Z लाइन्स के बीच में जो एरिया होगा उस एरिया को हम क्या बोलने वाले हैं, सार्कोमियर. ठीक है, दिस इज वन Z लाइन. Z लाइन के आसपास दोनों, यानी Z लाइन के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं थिन फिलामेंट्स. Z लाइन के साथ क्या अटैच्ड है, थिन फिलामेंट्स. क्लियर? इसी तरह से यहां पे भी इस तरह से आपके थिन फिलामेंट्स अरेंज्ड है, and they are also attached to the Z lines. Z lines are present here as well. So these are the Z lines. Clear? और दोनों तरफ Z line के क्या प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट्स. और थिन फिलामेंट्स के हमने प्रोटीन्स पढ़ लिए, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. क्लियर? अब इसके बीच में प्रेजेंट होता है मोटा फिलामेंट. तो मोटा फिलामेंट कुछ इस तरह से प्रेजेंट है. सो दिस इज दैट मोटा फिलामेंट. अब देखो यहां से तुम्हें क्लियर होगा कि हम वॉलंटरी मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलते हैं. ठीक है, नाउ सी यहां पे स्ट्राइटेड स्ट्राइएशंस कैसे बनी. ठीक है, तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम देखते हैं ना वॉलंटरी मसल के फाइबर को, तो फाइब्रिल को, तो हमें उसके ऊपर ऐसे लाइट एंड डार्क ऐसे पैटर्न्स नजर आते हैं, जिसको हम बोल देते हैं स्ट्राइएशंस. क्लियर? ये लाइट एंड डार्क पैटर्न्स किसकी वजह से बने हैं, ये बने हैं इन फिलामेंट्स की अरेंजमेंट की वजह से. देखो ऑलमोस्ट सिमिलर फिलामेंट्स जो हैं, ऐसे ही थिन एंड थिक फिलामेंट्स आपकी इनवॉलंटरी मसल के अंदर भी होंगे, लेकिन वहां स्ट्राइएशंस नहीं बनी, क्योंकि इन्हीं फिलामेंट्स का अरेंजमेंट वहां पे डिफरेंट हो जाता है. यहां पे जो आपका थिक मायोफिलामेंट है, थिक ये एक रो में होंगे. थिन देखो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब होगा क्या, जब थिक एक रो में आ जाते हैं तो इनके अंदर से लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती. क्लियर? और जहां से लाइट पास नहीं करती वो चीज हमें कैसी नजर आती है, डार्क नजर आएगी. क्लियर? सो देखो इनका अरेंजमेंट ऐसा है. तो जहां तक ये थिक फिलामेंट्स एक्सटेंड किए हुए हैं, ये थिक फिलामेंट्स जहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो ऐसे यहां तक और इधर से यहां तक, दिस एरिया इज गोइंग टू अपीयर डार्क. Clear? This area is going to appear dark. So we call it dark band. We call it dark band. Or we can call it anisotropic band. ठीक है, जिसमें से लाइट पास नहीं होती, anisotropic. और we also call it A band in short. A band और anisotropic. Clear? इसी तरह से यहां से भी ये दूसरे सार्कोमियर का शुरू हो जाएगा. ठीक है, थिक फिलामेंट ऐसे ही इधर इट विल कंटिन्यू, और इसी तरह से यहां से भी ये कंटिन्यू करेंगे. Are you getting it? Now observe the structure very carefully, क्योंकि अब तुम ये बताने वाले हो मुझे कि एक थिन के आसपास कितने थिक फिलामेंट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं. लेट मी नो. देखो ऑल राइट, सो सी एक थिन फिलामेंट, उसके आसपास तुम्हें कितने थिक फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं. कैन यू ऑब्जर्व? आई होप यू आर एबल टू see here. So this is one thin filament. इसके आसपास आपको कितने thick, एक thin के आसपास कितने thick सराउंड करते हैं. So 1, 2 and 3. So one thin filament, कोई भी एक thin filament पकड़ लो, ये ले लो. ठीक है, इसके आसपास कौन से thin पड़ रहे हैं, 1, 2 and 3. क्लियर? इसके नीचे ले लो 1, 2 और एक नीचे की तरफ होगा 3. Are you getting this? So किसी के भी आसपास नहीं, इसके आसपास कौन सा है, 1, 2 and 3. ठीक है ना, इसके आसपास 1, 2 और एक नीचे की तरफ होगा. तो कोई भी थिन फिलामेंट, उसके आसपास 3 थिक फिलामेंट्स लाए करते हैं. क्लियर? अब हम थिक की भी बात करेंगे कि उसके आसपास थिन कितने लाए करते हैं. बड़ी क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मैम 4 है ना, 4 बोलने का मन कर रहा है ना, बट 4 इज नॉट द करेक्ट आंसर. चलिए उस पर आते हैं अभी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर. कैन यू सी इट हियर? सो ये जो जिगजैग लाइंस थी, ये क्या है, Z लाइन. Z line here and Z line here. ठीक है, दो Z लाइन्स के बीच के एरिया को हमने क्या बोल दिया, सार्कोमियर. इसको क्या बोल दिया, सार्कोमियर. क्लियर?
अब सार्कोमियर के अंदर जहां सिर्फ आपका मोटा फिलामेंट प्रेजेंट है और जहां तक मोटा फिलामेंट है उस पूरे एरिया को हम क्या बोलने वाले हैं, डार्क बैंड, और वी आर गोइंग टू कॉल इट ए बैंड। क्लियर हो गया? इसी तरह से यहां से भी आपका डार्क बैंड स्टार्ट हो जाएगा, ये भी एक डार्क बैंड है, दिस इज ए बैंड और डार्क बैंड। जहां से थिक फिलामेंट प्रेजेंट है वहां से एरिया क्या है, डार्क है, दैट इज डार्क बैंड और ए बैंड। इज दैट क्लियर? अब देखो डार्क बैंड के अंदर क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है? ऑब्जर्व इट, इस डार्क बैंड के अंदर क्या सिर्फ आपका थिक फिलामेंट प्रेजेंट है कि आपको कहीं ना कहीं थिन फिलामेंट की भी ओवरलैपिंग नजर आ रही है? आ ही रही होगी। तो ये देखो डार्क बैंड के अंदर साइड से कुछ जगह ये थिन फिलामेंट ने भी घेरी हुई है। इज दैट क्लियर? तो इतना सा पार्ट थिन फिलामेंट का भी आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो डार्क बैंड कंटेन्स thick filament as well as some part of thin filament overlapping it, है ना? तो साइड से, पेरिफेरी से, डार्क बैंड की पेरिफेरल एरिया पे यानी बाउंड्री वाले रीजन पे थिन फिलामेंट की भी ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर? तो इसका मतलब डार्क बैंड के अंदर थिक भी है और साइड से थिन भी प्रेजेंट होता है। बट अगर हमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट का देखना हो कि डार्क बैंड के अंदर, सॉरी, ये जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे थिन फिलामेंट की कोई एंट्री नहीं हो रही, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। इस एरिया में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, आपका थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। इस एरिया को हम बोल देते हैं एच जोन। क्या बोलेंगे? एच जोन। H stands for Hansen's in the name of scientists. H stands for Hansen's zone, H zone. और H zone के अंदर क्या होता है, ये सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल पार्ट है किसका, ऑफ ए बैंड, जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, विच कंटेन्स ओनली थिक फिलामेंट, राइट, विच कंटेन्स ओनली थिक मायोफिलामेंट। इतनी बात क्लियर हो रही है? आई थिंक इट मेक सेंस, है ना? अभी इस एच जोन के सेंटर में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेंटर में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड इसको हम एम लाइन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? एम लाइन। एम का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मिडल ऑफ, ठीक है? जैसे Z डज नॉट मीन zigzag, ऐसे M डजंट मीन मिडल। M इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है कि मिडल ऑफ। क्लियर? चलो, तो ये जर्मन वर्ड से डिराइव किए हुए हैं। नाउ इज दैट क्लियर? तो जहां पे zigzag लाइंस हैं, यहां से शुरू होता है एक सार्कोमियर दूसरे तक, ठीक है? और सार्कोमियर के अंदर सबसे पहला बैंड हमने किया है ए बैंड, जहां पे आपका थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट हो रहा है, और थिक डार्क बैंड, और डार्क बैंड के अंदर थिक भी है और थिन भी है। और डार्क बैंड का सेंट्रल एरिया जहां पे सिर्फ थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट है एंड देयर इज नो एंट्री ऑफ थिन फिलामेंट, नो ओवरलैपिंग ऑफ थिन फिलामेंट, दैट एरिया विल बी नोन एज एच जोन। इज दैट क्लियर? ठीक है? सो आई हैव रिटन द डेफिनेशन हियर and it is a very important previous year question, very important. हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें भी आपको दिखेगा ये। क्लियर? ऑल राइट, तो हमारा ए बैंड तो क्लियर हो गया। अब आता है हमारा दूसरा बैंड, दैट इज कॉल्ड लाइट बैंड। नाउ सी, बिटवीन एनी टू ए बैंड्स जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, देखो यहां से लेके यहां तक आपका सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज नोन एज लाइट बैंड, क्योंकि इसमें से लाइट इजीली पास हो जाएगी, ठीक है? और इसको हम आई बैंड भी बोल देते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड और आई बैंड। इसी तरह से यहां पे भी देखो, यहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, सिर्फ थिन फिलामेंट, दिस पार्ट इज नोन एज आई बैंड। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब जो एक आई बैंड है वो दो सार्कोमियर्स का हिस्सा बन रहा है। सी, दिस इज वन सार्कोमियर और यहां से आपका दूसरा सार्कोमियर शुरू हो जाएगा, राइट? तो एक जो आई बैंड है वो आपके दो सार्कोमियर्स का हिस्सा बन रहा है, ठीक है? इधर से भी एंड फ्रॉम दिस साइड एज वेल, राइट? कैन वी से कि एक आई बैंड को डिवाइड कौन कर रहा है? ऑब्जर्व, ठीक है? एक आई बैंड को देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आने हैं सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड। देखो ये जो आपका zigzag लाइन है, ये क्या कर रही है, यानी कि Z लाइन जो है ये क्या कर रही है, ये डिवाइड कर रही है आपके पूरे एक आई बैंड को, राइट? तो आई बैंड की बाइफर्केशन कौन करता है? बाइफर्केशन मींस इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय योर Z लाइन। एंड सिमिलरली हियर ऑन दिस साइड, कैन वी सी इट हियर?
So Z line divides, it bifurcates the I band into two halves. We can say that, है ना? Clear observation. Now, इसका मतलब ये भी है कि एक सार्कोमियर के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट है. एक सार्कोमियर के अंदर हाफ आई बैंड इस साइड से प्रेजेंट है. दिस इज हाफ आई बैंड, राइट? एक पूरा ए बैंड एंड देन हाफ आई बैंड ऑन दिस साइड. कैन वी से दैट, राइट? तो आई बैंड का हाफ हिस्सा यहां से, ठीक है, मैं रब करती जाऊंगी इस पार्ट को. देखो ये जो पार्ट है हाफ आई बैंड, इसी तरह से हाफ आई बैंड फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, एंड बीच का ये पूरा डार्क बैंड. ये तीन कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं आपका कंप्लीट सार्कोमियर. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ आनी चाहिए. सो इट कंप्राइजेस ऑफ हाफ आई बैंड फ्रॉम दिस साइड, हाफ आई बैंड फ्रॉम दिस साइड एंड ए बैंड इन द मिडल. सो ये तीन कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं आपका एक सार्कोमियर. नाउ very important part, the sarcomere is known as the unit of contraction. The sarcomere is known as the unit of contraction. I told you sarcomere छोटा होगा तो आपकी मसल छोटी होगी. देखो यहाँ पे इस फीचर में आपको ये जो लाइन दिख रही है, this line represents your Z line, this represents your Z line. Clear? इसी तरह से यहाँ पे भी this represents your Z line, right? तो दो Z lines के बीच में ये स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक क्या कहला रहा है? सार्कोमियर. दिस इज सार्कोमियर. क्लियर? अब जहां तक ये ब्लू एक्सटेंड कर रहा है, दिस एरिया इज, ये जहां तक ब्लू एक्सटेंड कर रहा है, दिस एरिया इज ऑल योर A band. This is all your A band. Can we see it here? This is all your A band. ठीक है, और यहां पे बीच में तुम्हें एम लाइन भी नजर आ रही है. क्लियर? और ये जो एरिया है, ये देखो, ये जो एरिया है, ये क्या है? आपका H जोन. क्लियर? बट ये H जोन कब है? दिस इज आफ्टर योर कॉन्ट्रैक्शन. अभी बिफोर कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें दिखेगा कि ये सार्कोमियर कितना बड़ा था. क्लियर? नाउ सी, ये आपका H जोन है. अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है सार्कोमियर, दिस इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? नाउ सी, ये कहाँ से Z लाइन आ रही है? देखो यहाँ से Z लाइन यहाँ पे आ गई. ये Z लाइन्स क्लोज आ रही हैं. Z लाइन्स जब क्लोज आ रही हैं तो सार्कोमियर क्या हो रहा है? सार्कोमियर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो फाइनली इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड. क्लियर? और आपका जो ये एरिया था, ये पहले यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा था, यानी आपके जो H जोन था, दिस वॉज योर H जोन. ये H जोन भी बड़ी थी. कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये पास आ गई. लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर. नाउ फ्रॉम हियर वील अंडरस्टैंड. सी, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होनी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मैसेज आएगा. ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मैसेज आने के बाद अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होनी है. कैसे होनी है ये हम कल देखेंगे, मैकेनिज्म प्रॉपर डिटेल में. ठीक है, लेकिन इसको हम यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, एल्वियोलाई इज द यूनिट ऑफ लंग्स, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज वहां हो रहा है, राइट? इसी तरह से किडनीज में नेफ्रॉन्स, राइट? क्योंकि फिल्ट्रेशन बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर हो रही है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. क्लियर? इसी तरह से मसल की मूवमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है, वो कहाँ जनरेट हो रही है? इस एक अरेंजमेंट के अंदर. नो, सार्कोमियर एक कोई सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं है. सार्कोमियर इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स. बहुत सारे फिलामेंट्स हैं और दो Z लाइन्स के बीच में इन फिलामेंट्स का जो अरेंजमेंट पड़ता है उसको हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट सार्कोमियर. राइट? नाउ सी व्हाट विल हैपन. ये जो Z लाइन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये Z लाइन्स यहाँ पे आ जाएंगी. ये Z लाइन्स कहाँ आ जाएंगी? यहाँ पे आ जाएंगी. कैन यू सी इट? कैन यू इमेजिन? थोड़ा सा, ठीक है, यू नीड टू इमेजिन अ बिट. ये Z लाइन्स यहाँ आ जाएंगी. आपने अभी एनिमेशन देखी है, सो यू कैन इमेजिन इट क्वाइट इजिली. दिस इज गोइंग टू मूव हियर, राइट? तो ये जब Z लाइन्स के साथ आई बैंड्स जो, सॉरी, ये जो थिन फिलामेंट्स हैं. See, now remember, filaments are not going to contract. Remember this and put it in your head. Filaments are not going to contract. Filament जितना है उतना ही रहेगा. So see, this is your thin filament, right? ये thin filament जितना है इतना ही रहेगा. ये सिर्फ आगे पीछे इस तरह से मूव करने वाला है. क्लियर? सो ये जो आपका थिन फिलामेंट है, जब Z लाइन्स के साथ अटैच्ड है आपका थिन फिलामेंट, तो अगर Z लाइन आगे आएगी तो ये थिन फिलामेंट भी आगे की तरफ आएगा
राइट। जो जेड एच जोन आपकी यहां तक एग्जिस्ट करती थी, अब वो एच जोन कितनी रह जाएगी, सिर्फ इतनी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन्स कम क्लोजर, राइट। एच जोन का क्या हुआ है, एच जोन डिक्रीज कर गई है, राइट, क्योंकि एच जो आपके थिन फिलामेंट्स हैं अंदर की तरफ आ गए, और जब थिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये देखो थिन फिलामेंट्स अगर अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे तो आपकी एच जोन क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है, ठीक है। ऑल्सो यहां से यहां तक एग्जिस्ट करता था आपका हाफ आई बैंड, तो जब जेड लाइन अंदर आ गई तो आपका आई बैंड हाफ छोटा हो गया, हाफ छोटा हो जाएगा, दूसरा भी छोटा होगा क्योंकि इसका भी छोटा हुआ होगा, और सारे के सारे सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो आई बैंड भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। सो सी हियर नाउ व्हाट ऑल इज हैपनिंग। अच्छा, जो एक चीज बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है वो कौन सी है, वो आपका ए बैंड है। ये ऐसे ही पकड़ा होता है, इसने पकड़ा होता है, ये भी जेड लाइन के साथ ही अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट प्रोटीन, इस तरह से। इट्स नॉट इन योर सिलेबस सो आई स्किप्ड इट, बट देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड टिटिन, ठीक है। ये प्रोटीन होता है टिटिन, जिसकी हेल्प से कि ये मोटा फिलामेंट जो है ये अटैच्ड है, ये हवा में नहीं है, इट इज अटैच्ड टू द जेड लाइन। क्लियर? चलो, सो एनीवेज वील स्किप दिस टिटिन पार्ट, इट इज नॉट इन योर सिलेबस। नाउ सी, ये जो थिक फिलामेंट है ये बिल्कुल अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, ठीक है। जो थिन फिलामेंट्स हैं वो अंदर इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं, और इधर वाले इधर मूव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर, शेप सब सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ उन्होंने स्लाइड करना है। ये जो थिन फिलामेंट है, दिस थिन फिलामेंट, और ये आपका मोटा फिलामेंट, इस थिन फिलामेंट ने थिक फिलामेंट के ऊपर ऐसे स्लाइड करना है, बस इस तरह से। जो थिन फिलामेंट का साइज था या जो थिक फिलामेंट का साइज था, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर थिन फिलामेंट में या थिक फिलामेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती तो हम कहते हैं कि filaments are the unit of contraction. So see, filaments are not unit of contraction because they will not undergo change in the size. What is undergoing the change? The arrangement of the filaments, and that arrangement is known as sarcomere. Is it clear? So see here. So thin filaments are going to move on the inner side. Let's once again see. तो देखो यहां से Z लाइन कहां से शुरू हुई है, यहां से Z लाइन जो है स्टार्ट हुई है और यहां पे पहुंची है। इसी तरह से यहां से Z लाइन स्टार्ट हुई, यहां पे पहुंची, तो Z लाइन्स आर कमिंग क्लोजर वंस अगेन, ठीक है। अब H जोन देखो, H जोन आपकी यहां से थी और यहां से यहां तक पहुंच गई है, तो आपकी H जोन भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये H जोन भी डिक्रीज हो गई, फाइन। और अब आपका आई बैंड भी पहले यहां तक था, ठीक है, अब वो आई बैंड भी कहां पहुंच गया, यहां तक। क्या चेंज नहीं हुआ है, आपके थिक फिलामेंट्स, आपका ए बैंड चेंज नहीं हुआ है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, ठीक है। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देखो कि सार्कोमियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। वेरी वेरी वेरी, जितने मर्जी वेरी लगा लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने हैं। सो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सार्कोमियर के अंदर कौन से चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? सार्कोमियर अंडरगोज द फॉलोइंग चेंजेस। सार्कोमियर शोज, नंबर 1 क्या शो करता है, जेड लाइन कम्स क्लोजर, जेड लाइन्स कम क्लोजर, राइट। देन आपका एच जोन डिक्रीज कर रहा था, वो भी साइज में छोटा हो रहा है, इट रिड्यूसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स। आई बैंड भी छोटा हो रहा है, आई बैंड शॉर्टन्स या रिड्यूसेस इन साइज, आई बैंड शॉर्टन्स। क्या क्या छोटा हो रहा है, जेड एच जोन और आई बैंड शॉर्टन्स। क्लियर? shortens. What doesn't change is the A band. Hashtag A band remains same. Very important conclusions. A band remains same. Is that clear? ठीक है, so एक बार फिर से एनिमेशन से देख लेते हैं। देखो, now see what happens here. तो Z lines are coming closer. ठीक है, एच जोन, ये बीच का जो गैप था ये रिड्यूस हो रहा है, और जो आपकी देखो यहां से इतनी आपकी आई लाइन थी यानी कि आई बैंड था, वो भी छोटा होके इतना सा रह गया है।
Is that clear? So these are the very important changes which occur in the sarcomere. और अगर sarcomere छोटा होगा तो sarcomere की वजह से myofibril छोटा होने वाला है. फाइब्रिल छोटा होगा तो फाइब्रिल्स मिलके क्या बना रहे हैं, फाइबर छोटा होगा. फाइबर मिलके बना रहे हैं बंडल, तो बंडल छोटी होगी, और बंडल्स मिलके बना रहे हैं ओवरऑल मसल. अगर आपकी मसल छोटी हो रही है तो आई टोल्ड यू मसल इज लाइक अ स्प्रिंग, और अगर ये स्प्रिंग छोटा होता है तो दिस बोन इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स योर बॉडी. ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग अगर छोटा होता है तो इट इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी. इज इट क्लियर? सो मसल कॉन्ट्रैक्शन विल इन्वॉल्व sarcomere की contraction. Is it clear? And sarcomere is known as the unit of muscle contraction. अब कल हम देखेंगे कि ये sarcomere शॉर्टन हुआ क्यों है, क्यों थिन फिलामेंट्स जो हैं ये स्लाइड कर रहे हैं. नाउ सी, इस ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हुए या देखते हुए हमें एक चीज क्लियर हुई है. आई हैव टोल्ड यू फिलामेंट्स आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, फिलामेंट्स आर जस्ट गोइंग टू स्लाइड, राइट. तो ये जो हमारी थ्योरी है जो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करती है, द थ्योरी इटसेल्फ इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. कौन सी थ्योरी है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो हम कल पढ़ेंगे. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. क्लियर? सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट क्या है? सो थिन फिलामेंट्स विल स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट अपनी जगह पे अड़ के जम के खड़ा हो जाता है. सो थिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर thick filaments. Thick filaments do not move. Is that clear? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. कल हमने देखना है कि ये मूवमेंट होती कैसे है. बेसिकली थिक फिलामेंट्स होंगे जो पकड़ के थिन फिलामेंट्स को अंदर खींचते हैं. कैसे? दैट वी लीव फॉर द नेक्स्ट क्लास. इज दैट क्लियर? अब देखो गाइज, ये जो फाइबर्स है ना, हमारी जो मसल्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं. इससे पहले हमें जरा इसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा, और फिर हम कल की क्लास में देखेंगे कि हमारी ये जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होती हैं ये दो तरह की है. वन इज व्हाइट, अनदर इज रेड. आपकी कुछ मसल्स जल्दी थक जाती हैं, राइट, जिनमें जल्दी मसल फटीग हो जाता है, और कुछ मसल्स नहीं थकती. तो उस बेस पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, वन इज रेड, वन इज व्हाइट. बट वी विल डिस्कस दिस इन द टुमारोज क्लास. Clear? And the mechanism as well. So before we go, let's have a neat sprint. और neat sprint के बाद I have a special surprise for you. So wait for it. Let's discuss few questions, guys. So NEET 2016 का question है. देखो, lack of relaxation. अब आपको बताया था, हम पहले रेस्पिरेशन में भी पढ़ चुके हैं. हमारी मसल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, लेकिन जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो थकती हैं. थकावट को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फटीग. वी कॉल इट फटीग. अब नेक्स्ट क्लास में हम ये भी करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में. कल का मेन टॉपिक तो होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, बट इन द कमिंग क्लासेस वी विल बी डिस्कसिंग कि हमारी मसल्स क्यों थकती हैं. ठीक है, वी डू हैव एन आंसर कि भाई चलो लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन उस लैक्टिक एसिड का होगा क्या? क्योंकि हम हमेशा तो हमारे अंदर क्रैम्प्स नहीं रहते, वो ठीक भी होते हैं. तो व्हाट हैपेंस टू द लैक्टिक एसिड वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस. सो लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन टू सक्सेसिव स्टिमुलाई और सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती रहे, भाग दौड़ करते रहो, तो क्या होगा? फटीग होगा. किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से. नेक्स्ट, ऑल राइट. तो स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन हमेशा होती है जो मैसेज लेके आ रही है. ठीक है, जो मसल तक मैसेज लेके आती है. कौन सी मसल? स्केलेटल मसल फाइबर तक. और न्यूरॉन कौन सा है? मोटर न्यूरॉन. कहाँ पे स्टिमुलेशन होगी? स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय द मोटर न्यूरॉन अकर्स एट. कहाँ पे स्टिमुलेशन होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे? नो. फाइब्रल पे? नो. ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स पे? नो. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे? यस. नाउ सी, क्या हुआ था? ये आपका फाइबर था, ये आपकी टी ट्यूब्यूल्स थी. आई फॉरगॉट टू टेल यू. सो ये जो आपका सार्कोलेमा है गाइस, सार्कोलेमा की इनवेजिनेशन से क्या बनी है? टी ट्यूब्यूल्स. अब ये टी ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? जब मैसेज सार्कोलेमा पे आएगा तो उसको एकदम से अंदर की तरफ कौन लेके जाने वाला है? पूरे मसल में स्प्रेड करने में कौन हेल्प करने वाला है? टी ट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो सार्कोलेमा खुद अंदर जाती है. ठीक है, खुद अंदर जाती है और मैसेज को लेके अंदर जाएगी. तो टी ट्यूब्यूल्स दे विल हेल्प इन क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. इज दैट क्लियर? और फिर वो इम्पल्स कहाँ जाने वाली है? यहाँ इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? आपका SCR. तो मैसेज कहाँ जाएगा? SCR पे. क्या होगा आगे? दैट वी विल स्टडी टुमारो. चलिए,
Now very important, H zone is due to, so NEET 2019 का question, I've told you, see क्या है ये H zone? Central gap है between myosin filaments in the A band. Okay, central gap है between the actin filaments. So see, ये देखो, ये structure था, ठीक है, ये आपका thick filament है, ये है आपका H zone, right? This is your H zone. So central gap है between the actin filaments. ये क्या है? Actin filaments यानी thin filaments. So it is not between myosin filaments. It is not between the myosin filaments. It is present between the A band. या तो यहाँ पे A band होता, लेकिन filaments कौन से हैं? Thin filaments के बीच में. Between the thin filaments extending through the myosin filaments in the A band. ठीक है, between किसके आ रहे हैं? दोनों तरफ कौन पड़ रहे हैं? Thin filaments. So D is the correct answer. Then in humans during muscle contraction क्या होता है? So guys, ये sarcomere contraction वाला जो topic है, this is super important topic and especially hot topic when it comes to the questions. ठीक है, चलिए. So during muscle contraction क्या होगा? Actin filaments shorten होंगे, A, I and H band short होता है, A नहीं होता, हमें पता है. A band remains the same. Yes, sarcomere does not shorten, तो ये भी गलत है. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स तो शॉर्ट होने ही नहीं है. फिलामेंट्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? इट इज द अरेंजमेंट दैट विल कॉन्ट्रैक्ट. सो आंसर इज ए बैंड रिमेन्स द सेम. And guys, yes, I have started a new series here from today onwards. So I have seen that many of you answer the questions that I ask in the comment section. So I thought कि जो students सबसे पहले इस सीरीज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा, ठीक है, उसका नाम विल बी अनाउंस्ड इन द क्लास in the end of the chapter. ठीक है, so in every class during the chapter is going on, I'll be asking one burger question. ठीक है, so this is the burger quiz, one question every day. And when the chapter ends, जिस दिन हम rock and roll करेंगे, उस दिन I'll be announcing all the winners जो सबसे पहले उस क्वेश्चन का जवाब देंगे. सो आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. और जो सबसे पहले उस क्वेश्चन का जवाब देगा, उसका इन द एंड ऑफ द नॉट लेक्चर, इन द एंड ऑफ द चैप्टर सारे विनर्स का नाम अनाउंस किया जाएगा ऑन द बोर्ड. इज दैट क्लियर? चले, सो द क्वेश्चन फॉर द डे, हु एम आई? सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टिश्यू, कौन सा सेल है. इट्स अ WBC, ए ग्रैन्युलोसाइट, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस है, रोल है बहुत इंपॉर्टेंट इन द इम्यून सिस्टम, बट इट इज नॉन फेगोसिटिक. सो थिंक एंड क्विकली गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी नोटिंग डाउन कि कौन सबसे पहले आंसर देगा और विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा इन द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है, और गाइज इसी के साथ एक और ट्रिक बता रही हूँ. देखो, कभी भी मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि कभी भी ऑप्शंस में से आंसर ढूंढने से पहले ना आंसर सोच लिया करो एंड देन लुक फॉर द आंसर इन द करेक्ट इन द गिवन ऑप्शंस. क्लियर? सो दिस विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग दैट एज वेल. नो ऑप्शंस गिवन. सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा WBC है. देखो, ए ग्रैन्युलोसाइट है, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस भी है, इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले करेगा, लेकिन वो नॉन फेगोसिटिक है. सो लेट्स सी हु कैन आइडेंटिफाई इट एंड आई विल सी यू इन द टुमारोज क्लास. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन. आई विल सी यू टुमारो. टिल देन हैव अ गुड टाइम. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.